फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में कुछ और नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इनका तुर्की कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आतंकी डॉक्टर्स के जिस हैंडलर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम उकासा बताया जा रहा है। हालांकि ये एक कोड नेम भी हो सकता है, इसे भी जांच एजेंसियां समझने की कोशिश कर रही हैं। गिरफ्तार आतंकी और डॉक्टर उमर मोहम्मद सेशन ऐप के जरिए अपने हैंडलर उकासा से बात करते थे और हैंडलर की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में भारत से डॉक्टर उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे और हैंडलर ने इसकी पूरी व्यवस्था भी की थी। तो ये जो तुर्की कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है। उकासा नाम बताया जा रहा है इनके हैंडलर का। इस पर और ज्यादा डिटेल हम आप तक पहुंचाते हैं। जानकारी मिली आपको उमर के बारे में? नहीं, मुझे कोई जानकारी मिली नहीं। डीएनए मैच हो गए हैं। हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। मतलब पुलिस वगैरह कोई आया आपसे? कोई भी नहीं आया। मतलब कोई जानकारी नहीं मिली? दिल्ली लाल किला में जिस कार में धमाका हुआ i20 कार, जो आपको जानकारी दे दे 5 बार खरीदी गई है, बेची गई है। जी हाँ, धमाके से 10 दिन पहले कार को 5वीं बार खरीदा गया था। आखिरी बार कार को डॉक्टर उमर नबी के द्वारा पैसे देकर खरीदवाया गया था। आरसी ट्रांसफर होने से पहले ही कार में धमाका हो गया। 11 साल में कार कब और किसने खरीदी, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, i20 कार जिससे दिल्ली में ये कार धमाका हुआ है, ये तकरीबन 5 बार खरीदी गई, बेची गई है। आखिरी मर्तबा उमर नबी ने ये कार खरीदी, लेकिन इससे पहले कि आरसी ट्रांसफर होता तभी इस कार में धमाका हो गया। बीते 11 साल में ये कार कब खरीदी गई, किसने खरीदी और कैसे ये आतंकी उमर मोहम्मद तक पहुंची, वो डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। एक और बड़ी खबर पहले हम आपको बता दें, आतंकी आदिल की गिरफ्तारी के बाद उसके शादी का कार्ड भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। 4 अक्टूबर को कश्मीर में आदिल की शादी हुई थी। शादी में अस्पताल के डॉक्टर और कई स्टाफ की भी मौजूदगी थी। जांच एजेंसी उन तमाम लोगों से भी अब पूछताछ करेगी जो इस शादी के अंदर शामिल थे, उनकी तलाश की जा रही है। आदिल की शादी में ये शामिल हुए थे। दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया आतंकी डॉक्टर उमर पूरी तरह से टेरर स्क्रिप्ट का मेन किरदार दिखाई दे रहा है। धमाके वाली कार में वो उस वक्त सवार था जब ये धमाका हुआ। फैमिली से उसके डीएनए सैंपल मैच कराए गए हैं। अब इसकी पूरी टेरर एक्टिविटी का कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। उमर के 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की मैपिंग कर ली गई है। आपको जानकारी दे दें, बदरपुर, आसिफ अली रोड, कनॉट प्लेस का सीसीटीवी फुटेज आपने इंडिया टीवी पर देखा। लाल किले के पास ऐसे कई सारे वीडियो एविडेंसेस भी कलेक्ट किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलग अलग 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद, उसके 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। हमारे सहयोगी मंजूर मीर जुड़े हुए हैं। मंजूर, आपके पास इन आतंकियों के मॉड्यूल से जुड़ी हुई और कौन सी ताज़ा जानकारी? देखिए मीनाक्षी, हर एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। न सिर्फ साउथ कश्मीर में बल्कि नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में भी लगातार पुलिस की छापामारी कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पर जारी है, क्योंकि 19 अक्टूबर को सबसे पहले ये लीड जो है कश्मीर के से मिली थी, जब श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स देखे गए थे और 3 स्टोन पेल्टर्स को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तो एक बहुत बड़ा नाम सामने आया, मौलवी इरफान का, जो शुपियन का रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि उसी के संपर्क में ये सारे डॉक्टर्स थे और जब मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो वो सबसे पहले डॉक्टर अदील का नाम देता है। अदील को सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो जेएमसी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से AK-47 राइफल जो है उनसे बरामद हो जाती है। तो धीरे धीरे ये सारे कनेक्शंस जो है खुलने शुरू हो जाते हैं और अदील के कहने पर ही जो इस पूरे
किंगपिन माने जाते हैं दिल्ली ब्लास्ट के मुजम्मिल, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उनके पास में से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद होता है। और अगर जम्मू कश्मीर पुलिस को ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन श्रीनगर से नहीं मिलती तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है दिल्ली के किसी भी हिस्से में हो सकता था। इस तरह की योजना जो है इस पूरे टेरर मॉड्यूल ने बना के रखी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को वक्त रहते एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, लीड मिली और वहां तक पहुंचने में ये सफल हुए। मंसूर, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर पहली बार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा दें। मार्को रूबियो ने दिल्ली ब्लास्ट को एक आतंकी हमला करार दिया है। इसके साथ ही मार्को रूबियो ने भारतीय जांच एजेंसियों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि काफी पेशेवर तरीके से ये जांच चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह पहला बयान दिया। दिल्ली ब्लास्ट को एक आतंकी हमला करार दिया। रूबियो ने भारतीय जांच एजेंसियों की जांच की तारीफ की, कहा कि काफी पेशेवर तरीके से ये जांच चल रही है। Yeah, we're aware of the potential that holds, but I think the Indians need to be commended. They've been very measured and cautious and very professional in how they're carrying out this investigation. That investigation continues. It clearly was a terrorist attack, and it was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से जांच एजेंसियां तलाश कर रही है और इस वक्त एनआईए के जिम्मे तो दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच है ही। इसके अलावा यूपीएटीएस भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस वक्त अपनी जांच को तेज किए हुए है। सहारनपुर, शामली, मेरठ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में संदिग्धों पर इस वक्त जांच एजेंसी की पैनी नजर है। यूपीएटीएस कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, आप जानकारी दें, यूपीएटीएस के शक के दायरे में कौन कौन से शहर हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी है? मीनाक्षी, देखिए, यूपीएटीएस की जो छापेमारी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। हालांकि अगर मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, कानपुर और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पे भी छापेमारी जारी है, लेकिन मुख्यतः जो छापेमारी चल रही है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उसके पीछे कारण यह है कि जो डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी है वो सहारनपुर से हुई है और सहारनपुर के अलावा अगर बात कर लिया जाए तो सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है शामली। इसके अलावा मेरठ और मेरठ के आसपास के जो जनपद हैं वहाँ पर भी यूपीएटीएस इस समय ज़बरदस्त तरीके से छापेमारी कर रही है। 1 दर्जन लोगों से पूछताछ की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर आदिल समेत डॉक्टर शाहीन और तमाम इसके जो एसोसिएट्स हैं उन तक पहुंचा जा सके। और साथ ही में लखनऊ की जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है उसमें भी इस समय जो छापेमारी का दौर है वो कभी भी शुरू हो सकता है। उसके पीछे का कारण ये है कि डॉक्टर परवेज बाकायदा वहां पर पढ़ाया करता था, डॉक्टर के तौर पे काम करता था, लेकिन इस धमाके से ठीक 1 हफ्ते पहले उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से रिजाइन कर दिया है। तो एजेंसीज को ये शक है, इस बात का शक है कि जानबूझ करके पेशेवर तरीके से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से रिजाइन किया गया है ताकि वहां का कनेक्शन स्टैब्लिश ना होने पाए। और जिस तरीके से अलफता यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा केंद्रित हुई है, उसी तरीके से लखनऊ की जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है उस पर जांच एजेंसी की पूरी तरीके से नजर है। और यह माना जाना चाहिए कि 102 दिन के अंदर या हो सकता है संभवतः आज ही वहां पर यूपीएटीएस की टीम पहुंच सकती है और इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ा सकती है ताकि डॉक्टर परवेज उसके एसोसिएट्स के साथ किस तरीके का बर्ताव कर रहा था, किस तरीके से लोगों के साथ संपर्क में था और जिन फोन्स का वो इस्तेमाल कर रहा था, कीपैड फोन का, वो ये बताने के लिए काफी है कि काफी सुनियोजित तरीके से ये लोग पूरे इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन एसोसिएट्स कौन थे, लोग कौन थे, स्लीपर सेल का मॉड्यूल क्या था, उसको अनर्थ करने के लिए इस समय यूपीएटीएस की टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में लगातार बिल्कुल विशाल, स्लीपर सेल का ये मॉड्यूल बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि शाहीन शाहिद जिसका कनेक्शन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से है, शाहीन शाहिद का कनेक्शन जो आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से है, डॉक्टर उमर मोहम्मद से है, उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वो मुस्लिम समाज से आने वाली लड़कियों को आतंक के रास्ते पर डालना चाहती थी। इसके लिए जैश ए मोहम्मद से बाकायदा उसे फंडिंग हो रही थी। यहाँ मुस्लिम लड़कियों को आतंक की ट्रेनिंग देने के लिए प्लानिंग भी हो रही थी। पिछले 6 महीने से लगातार शाहीन शाहिद सेंटर बनाने की तैयारी में थी। शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में ऐसी कोई जगह तलाश कर रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो, जहाँ पर आम लोगों की एक्टिविटी कम हो, वहाँ पर मुस्लिम गरीब लड़कियों की पढ़ाई
दवाई और गरीबों का इलाज करने के बहाने और इस फाउंडेशन की आड़ में वो टेरर ग्रुप तैयार करने की कोशिश में थी। शाहीन ने मौजूदा समय से चल रही कुछ संस्थाओं से इसके लिए बाकायदा संपर्क भी किया था। सेंटर में कुल 10 बड़े कमरे, एक तहखाना और एक बड़ा सा ट्रेनिंग हॉल बनाने की तैयारी थी। अब आप सोचें, प्लानिंग अगर इम्प्लीमेंट हो जाती तो क्या होता, लेकिन टेरर प्लानिंग इम्प्लीमेंट होने से पहले ही ये आतंकी सलाखों के पीछे हैं और जांच एजेंसी लगातार इनसे पूछताछ कर रही है।